नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। बकरियों को खुरपका मुंहपका रोग से बचाना है जरूरी। संरक्षित खेती करना किसानों के लिए है लाभकारी। किसान भाइयों, बकरी पालन पशुपालन का एक अभिन्न अंग रहा है। भूमिहीन कृषि श्रमिक, छोटे सीमांत किसान और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में बकरी पालन की लोकप्रियता अधिक है, जिसे अपनाकर आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इन बकरियों में खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप होता है, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो आप कैसे करें इन बीमारियों की रोकथाम, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला सागर के असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर डॉक्टर HP यादव। मैं आज आपको बकरियों में होने वाली खुरपका मुंहपका बीमारी के संबंध में कुछ जानकारियां दूंगा। इसे हम अपनी सामान्य भाषा में FMD के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। यह रोग बकरियों में एक बहुत ही छोटे आंख से ना दिख पाने वाले कीड़े द्वारा होता है, जिसे विषाणु या वायरस कहते हैं। मुंहपका खुरपका रोग किसी भी उम्र की बकरियों, उनके बच्चों में हो सकता है। इसके लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये रोग कभी भी बकरियों में हो सकता है। बकरियों में ये बीमारी के लक्षण सबसे पहले बुखार के आते हैं। इसके बाद बकरियों को देखा जा चलने में उसको परेशानी होने लगती है। मुँह में छाले बनने लगते, पैरों में भी छाले बनने लगते हैं। 2 या 3 दिन पश्चात वही छाले घाव में भी पैरों में घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा छाले पड़ जाएं या घाव ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसमें कीड़े भी देखने को मिल जाते हैं। मक्खी द्वारा अंडे रखे जाते हैं, जिससे उसमें मैगट भी बन जाते हैं। मुँह में छाले होने की वजह से भी बकरियां हमारी खाना पीना नहीं खा पाती हैं। तो इस तरह के लक्षण हमारे बरसात के समय में हमारी बकरियों में देखने को मिल जाते हैं। ये रोग बीमार बकरियों के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु रोगी बकरी की लार, मुंह, खुर, थनों में पड़े फफोले में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये खुले में घास, चारा तथा फर्श पर 4 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ये विषाणु जीभ, मुंह, आंत, खुरों के बीच की जगह, थनों तथा घाव आदि के द्वारा स्वस्थ बकरियों के रक्त में फैलते हैं और 5 दिनों के अंदर इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बकरी अगर मुंह में छाले और पैरों में घाव हो गए हैं तो मुंह के छालों को हम पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में घोलकर उसके मुंह के छाले मुंह में ग्लिसरीन लगाकर मुंह के छाले ठीक करें। पैरों को पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर, और आजकल जो मार्केट में स्प्रे बहुत सारी कंपनियों के स्प्रे आने लगे, उसका स्प्रे करें। 5-7 दिन अगर हमने अपनी बकरियों का इस तरह से साफ़ सफाई से बचाव कर लिया तो इस बीमारी से जल्दी 6 या 7-8 दिन में छुटकारा मिल जाता है। अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हमारी बकरियों के पैरों में घाव में कीड़े भी बन जाते हैं, तो कीड़ों का उपचार हम तारपीन का तेल लेकर रुई में उसका फुआ लेके भर के बांध दें और उसको 2 दिन तक बंधा रहने दें। उसको 1 दिन छोड़कर उसकी ड्रेसिंग करें। कीड़े ख़त्म हो जाने पर जो भी स्प्रे बाज़ार में उपलब्ध हैं उनसे उनका स्प्रे करें। 3 या 4 या 5 दिन ऐसी साफ़ सफाई की व्यवस्था कर लें तो इस बीमारी से पूरी तरह से निपटा जा सकता है। इस दौरान बकरियों को मुलायम एवं सुपाच्य दाना और चारा दिया जाना चाहिए। लेकिन पशुपालक भाई ये ध्यान रखें, रोगी बकरियों का उपचार करने से पहले पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें। किसान भाइयों, इस तरह के लक्षण अगर हमारी बकरियों में देखने को मिलते हैं तो इस बीमारी से
बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका टीकाकरण अपन समय से पहले करा लें। साल में 2 बार टीकाकरण होता है। अगर हम समय से पहले इस बीमारी का टीकाकरण करवा लें तो इस बीमारी से हमारे बकरियों का बचाव किया जा सकता है। किसी कारणवश टीकाकरण नहीं हो पाया और हमारी बकरियों में ये बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले मुख्य रूप से हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस बकरी में हमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं उस बकरी को हमारी बकरियों के झुंड से सबसे पहले उसको अलग कर देना चाहिए। उसका खान पान भी अलग करें, उसको उस बकरियों के उस झुंड में किसी भी हालत में न जाने दें। हमारी अन्य बकरियों को भी कुछ दिनों के लिए बाहर ना निकलने दें, जंगल में ना जाने दें, जलाशयों में पानी पीने ना जाने दें, क्योंकि जो बकरी हमारी इफेक्टेड हुई है हो सकता हमारी और बकरियों में भी इस बीमारी के लक्षण आ चुके हों जो बाहर से भली प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी हमें अपने पशुओं की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु कुछ और उपाय भी अपना लेना चाहिए। अपने बकरी शेड को डेली फिनाइल के पानी से ज़रूर धोएं। जहाँ से बकरी हमारी शेड में प्रवेश करती हैं, शेड के गेट के बाहर पोटेशियम परमैंगनेट के पानी का घोल हम वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था करें जब बाहर से आएँ तो उसी में से उनके पैरों में से पानी लगता हुआ जाए ताकि उनके पैर एंटीसेप्टिक हो जाएं और किसी तरह के इन्फेक्शन से वो बची रहें। इस रोग का फैलाव स्वस्थ बकरियों में नहीं हो, इसके लिए प्रभावित बकरी के मुंह से गिरने वाली लार एवं पैर के घाव के संपर्क में आने वाले वस्तुओं, पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना डालकर दबा देना चाहिए। बकरी पालक भाइयों, मैंने जो उक्त जानकारी आप लोगों को बताई है, यदि इन सब जानकारियों को अपनी बकरियों के संबंध में इस्तेमाल करेंगे, अपने होने वाले जो आर्थिक नुकसान हो जाता है उससे बच सकेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। आजकल किसानों का रुझान खेती की उन्नत तकनीकों की तरफ काफी ज्यादा बढ़ गया है। बढ़े भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्नत तकनीक से खेती करने पर किसानों को अच्छी आय जो मिलती है। उन्नत तकनीकों में किसान पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, ग्रीन हाउस में खेती करके कम जगह में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किस प्रकार से करें संरक्षण खेती और किसानों के लिए कैसे उपयोगी है, आइए जानते हैं कृषि अधिकारी राम जीवन मीणा से। आज अपन चर्चा कर रहे हैं हाईटेक खेती के बारे में, जो कि प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। किसान भाइयों, दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करा पाना एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में बेमौसमी फसलों की खेती करने और फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए किसानों को संरक्षित वातावरण में खेती करना जरूरी है, क्योंकि संरक्षित वातावरण यानी कि पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ग्रीन हाउस में खेती करने से फसल पर कीट व्याधियों का प्रकोप तो कम होता ही है, साथ ही अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी मिलती है, जिससे किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिलता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि हाईटेक ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ये 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप के हाउस है। इनके सबके अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग तरह से इसमें फसलें लगाई जाती है। जैसे शेड नेट हाउस है, ये नॉर्मली लो कॉस्ट में आता है, इतना कॉस्ट इसका नहीं होता। वैसे गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देती है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर पे अलग अलग साइज़ के हिसाब से सब्सिडी किसान ले सकता है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे शेड नेट हाउस है, उसमें अपन पपैया ग्रो कर सकते हैं। पपैया की जो खेती है हाई टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, जिसमें कि जो सकिंग पेस्ट है, रस चूसने वाले जो कीड़े हैं, उसका प्रभाव उस पर कम देखने को मिलता है। अपने यहाँ पे पपीते की जो
नर्सरी तैयार करते हैं वो भी अपन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अपन पॉली हाउस की बात करते हैं तो पॉली हाउस के अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो ये सीडलिंग है ये कैप्सिकम की है, ये येलो कलर में भी आती है, रेड कलर में भी आती है और पर्पल कलर में भी आती है। जो किसान भाई हैं वह मोस्टली इसमें येलो और रेड कैप्सिकम को ज़्यादा ग्रो करता है, तो पॉली हाउस में ही ये जो सीडलिंग तैयार हो रही है पॉली हाउस में ही जाके लगेगी। तो इसमें होता है क्या है कि जैसे ये पौध 35 से 40 दिन की हो जाती है तो अपन बेड लगा के उसमें ड्रिप सिस्टम लगा के और वो अपन क्रॉप ले सकते हैं। उसके अलावा अपन जैसे कि एक आता है हाईटेक ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस बहुत एक कह सकता हूँ कि एक नॉर्मल जब किसान इसको पहली बार देखता है तो वो अचंभित हो जाता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी अपने एग्रीकल्चर में, अपने हॉर्टिकल्चर में ऐसा भी देखने को मिलता है। तो किसान काफ़ी इसमें अपना रुझान भी रखता है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बेमौसमी फसलें सीजन से पहले, जैसे कि जो पौध अपन किसान सितंबर में या फिर अगस्त लास्ट में अगर जो पौध तैयार करनी होती थी वो जून में और जुलाई फर्स्ट में ही तैयार कर लेता है, जिससे कि क्या जो मार्केट जो वैल्यू है, जो प्राइस है इसकी टोमेटो की, कैप्सिकम की या फिर चिल्ली की, वो अच्छी मिल जाती है किसान को। और इसमें अर्ली नर्सरी तैयार कर देते हैं। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण में फूलों की खेती भी कर सकते हैं, जिसमें आप डच गुलाब, गुलदाउदी, कार्नेशन, लिलियम की उन्नत खेती करके अच्छी क्वालिटी के फूलों को ले सकते हैं, जिनका आपको बाजार में अच्छा भाव भी मिलेगा। किसान भाइयों, संरक्षित वातावरण को तैयार करने के लिए शासन द्वारा अनुदान देय है, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करें। दूसरी बात ये कि इतना हाई टेक्नोलॉजी है कि किसान के लिए कितनी बेनिफिशियल बात है कि आज मार्केट में टमाटर की रेट अगर 200 रुपये पर केजी तक हो गई तो इससे किसान आमदनी अच्छी तरह कर सकता है, क्योंकि अर्ली सीडलिंग तैयार करेगा और अर्ली जल्दी ही वो अपने समय से पहले अपने फील्ड में लगा देगा, जिससे कि उससे अच्छी आमदनी प्राप्त हो सके। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। गाजर का नाम सुनते ही दिमाग में स्वादिष्ट, जायकेदार और लाल रंग का गाजर का हलवा छप जाता है। बीटा कैरोटीन और विटामिन जैसे तमाम पोषक तत्वों से भरपूर ये सब्जी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। फिलहाल अभी अगेती गाजर की बुवाई का समय चल रहा है, तो उसकी पैदावार लेने के लिए आप गाजर की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, उसकी बुवाई करते समय किन किन पहलुओं को अपनाएं, जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर A.M. अंसारी से। किसान भाइयों, गाजर की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है खेत का चयन। आप ऐसे खेत का चयन करें जो बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी हो, कंकड़ पत्थर, मोरमी या चट्टान वाली नहीं हो, मुलायम मिट्टी हो। क्योंकि आप जानते हैं गाजर का जो रूट होता है, जड़ होता है, जो उसका व्यावसायिक पार्ट है जिसको बेचा जाता है, उसको ज़मीन के नीचे बैठना है और 1 से 1.25 फीट गहराई तक हो जाता है। यानी 1.5 फीट कम से कम गहराई तक मुलायम मिट्टी होगी तो बेहतर होगा। अगर कम गहराई वाली मिट्टी में आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अर्दिंग अप करके मिट्टी को ऊपर चढ़ाना होगा। भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी। गाजर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाले दोमट भूमि जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए।
अधिक मोटे मोटे जड़ वाले खरपतवार घास अगर आपके खेतों में हो तो वैसे खेतों को चयन न करें और समुचित मात्रा में इसमें पोषक तत्व होने चाहिए, खासकर पोटास और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। किसान भाइयों, आपको इसमें 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से कंपोस्ट देना होगा। साथ ही साथ आपको 100 केजी नाइट्रोजन और 80 केजी 60 से 80 केजी फास्फोरस और 60 से 80 केजी पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से देना होगा। तब जाके, चूंकि ये अधिक पोषक तत्व खासकर पोटास को इसमें कमी आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपके अच्छे नहीं होंगे। फास्फोरस की भी कमी नहीं की जा सकती। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही आप इसकी गाजर की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। गाजर की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहां तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती हैं। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटिस, पूसा यमदाग्नि, चैंटने आदि हैं। इसकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केसर, पूसा वृष्टि, पंजाब ब्लैक ब्यूटी, PC 161 प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। आप अलग अलग वेराइटीज़ है, नानटेज है, बहुत अच्छी पुरानी वैरायटी है, आज भी चलता है। और प्राइवेट में बहुत सारे प्रभेद हैं, किसी एक का आप चयन कर लें। अब तीसरी बात आती है बुआई की समय। ये आप ध्यान देंगे, अक्टूबर के लास्ट तक कर सकते हैं, नवंबर के पहले हफ्ते तक भी इसकी बुआई की जा सकती है। अब है सीड रेट की बात अगर हम करें तो इसके बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं और इसकी बुआई में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। एक एक बीज दूरी दूरी पे अगर आप गिराना चाहें तो नहीं कर सकते। हाँ, लाइन पे आप इसको ज़रूर लगा सकते हैं, कतार में लगा सकते हैं। कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें और उसी में बारीक से सीड को आप गिराते चले जाएं। बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। फसल को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। गाजर की बुआई विधि और दूरी। किसान भाइयों, बीजों की बुआई मेड़ों पर करें, जिसमें लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हाथों से बीजों की बुआई करें। और कतारों में आप लगाएंगे तो आपको खरपतवार निकालने में आसानी होगी, कुड़ाई करने में आसानी होगी। बाद में आप इसमें कुछ जैसे टॉप ड्रेसिंग यूरिया वगैरह का करना चाहेंगे तो उसमें भी आपकी आसानी होगी। पौधे की ग्रोथ भी अच्छा होगा। हम लोग कहते हैं कि अगर आप वैज्ञानिक खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले कतारों में बुआई की बात करेंगे, संतुलित मात्रा में पोषक तत्व देंगे, बीज को उपचारित करके लगाएंगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सफलतापूर्वक गाजर की खेती करेंगे। सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें खरपतवार की। जो खरपतवार है, घास है, वीड है, वो समस्या करता है। इसको रेगुलर आपको हाथ से या कुदाल से निकालते रहना होगा। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिलावली, जिला इटारसी के दिलीप सिंह ने। आपने मछली पालन के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मछली पालन एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है। आज मछली पालन के लिए सरकार भी बहुत सुविधाएं और बहुत ज़्यादा राशि जो है हमारे किसान भाइयों को दे रही है। ये समय जो है जून से लेके अगस्त सितंबर तक का जो समय है, मत्स्य बीज संचयन करने का बहुत उपयुक्त समय है। हमें मालूम है कि मछली का जो बीज है, जिसको हम अलग नाम से जानते हैं, सबसे छोटा जो होता है स्पॉन होता है, जो कि 8 mm तक का हो सकता है। फिर फ्राई होता है, फिंगरलिंग होते हैं, जो क्रमशः अपने साइज़ में बड़े होते हैं। परंतु जो स्पॉन और फ्राई होता है, उनकी हमें देखभाल उपयुक्त बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, जिस हेतु बहुत आवश्यक है कि हम उनके बीज संचयन करने के पूर्व तालाब का प्रबंधन करें, उसकी तैयारी करें। जो किसान बहुत पहले से मछली पालन कर रहे हैं, उनमें से कई किसान बड़े स्तर पर आज मछली पालन का काम कर रहे हैं और आज अच्छी आमदनी ले रहे हैं।
कोई भी व्यवसाय हो, उसमें तकनीकी जानकारी के साथ अनुभव का होना जरूरी है। मछली पालन में देखा जाता है कि मछली बीज का चुनाव करने में किसान गलती कर देते हैं और तालाब में कम मछलियां ही बच पाती हैं। इसलिए नर्सरी तालाब या रियरिंग तालाब या प्रोडक्शन तालाब में बीज का संचय करना हो तो सावधानी जरूर रखें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मछली का जो सबसे छोटा बच्चा स्पॉन होता है उसको हम नर्सरी तालाब में रखते हैं। नर्सरी तालाब और रेयरिंग तालाब में क्रमशः हम जो बीज रखते हैं उसमें हम स्पॉन और फ्राइज रखते हैं। किसी किसान या सरकारी संस्थाओं से स्पान लेने के बाद इसको पहले नर्सरी तालाब में रखा जाता है। यहाँ 15 से 20 दिन तक रखा जाता है। इसके बाद ये फ्राई साइज की हो जाती हैं, जिनका आकार 20 से 25 मिलीमीटर तक हो जाता है। इसके बाद इन मछलियों को रियरिंग तालाब में डालते हैं। यहाँ 30 से 40 दिन तक पाला जाता है। इस अवस्था को फिंगरलिंग कहते हैं और अंत में फिंगरलिंग को उत्पादन तालाब में संचय करते हैं, जहाँ इसे बड़ा करके बेचा जाता है। तो आप चाहे जिस भी तालाब की तैयारी कर रहे हैं, उसकी ठीक से तैयारी करके ही बीज का संचयन का काम करें। और इनमें हमें संचयन के पूर्व जो तैयारी करनी है उसमें सबसे पहले है लाइमिंग। लाइमिंग में हम चूने का उपयोग करते हैं जिससे कि उसके कीट और जो मिट्टी की क्वालिटी है उसका हम पीएच नियंत्रण कर सकें। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड हम डालते हैं जो कि मिट्टी के और पानी की जो पीएच होता है उसकी मात्रा के लिए उपयुक्त होना चाहिए। अगर इसमें कुछ संतुलन नहीं रहता है तो मछलियों की ग्रोथ में भी असर आता है और पानी की क्वालिटी जो है गुणवत्ता खराब होती है और जिससे मछलियों में रोग आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो चूने का जो हम प्रयोग करते हैं वो 250 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं अगर काली मिट्टी हो तो, और अगर एसिडिक होता है तो उसमें हम 500 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। जैसे जैसे पीएच कम होता जाता है वैसे वैसे हम इस लाइम की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं। साथ ही जो हम मैन्योरिंग करते हैं जिसमें हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ये इसमें हम गोबर की खाद, ज़्यादातर मुर्गी की खाद हो सकती है, गोबर की खाद, इसमें थोड़ा सा यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं। एक बात और है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती का प्रचलन है, तो कोशिश यही करें कि यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है उसकी मात्रा कम या ना के बराबर ही हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम जैविक चीज़ों का उपयोग करके और मछलियों का जो जीवित भोजन है उनको हम उत्पन्न करें। आप तालाब की तैयारी चाहे जिस मछली को संचय करने के लिए कर रहे हों, तालाब में प्राकृतिक आहार बढ़ाने के लिए 15 से 20 दिन पहले ही इन बताई गई चीजों का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद ही मछली बीज का संचय करें। अगर आप उत्पादन तालाब में मछली बीज संचय कर रहे हैं तो संचय दर, प्रजातियों और आहार के साथ कई और विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसा कि बताया जा रहा है। मछलियों को जो आमतौर पे हम पालते हैं तो इंडियन मेजर कार्प, जिनको हम भाकुर मछलियां भी बोलते हैं, जिसमें कतला, रोहू, मृगल, अगर हम 3 प्रजातियों की मछलियों को एक साथ रख रहे हैं जिसको कि हम कॉम्पोजिट फिश कल्चर बोलते हैं, तो उसमें कतला सबसे ऊपर की सतह में रहती है, रोहू जो होती है कॉलम में या बीच में रहती है और मृगल सबसे नीचे रहती है। तो किसान भाई हमारे इन तीनों प्रजातियों का एक ही तालाब में पालन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य मछलियां भी होती जिनको हम एग्जॉटिक मछलियां बोलते हैं, जैसे हमारे किसान भाई जानते होंगे जो मछली पालन का कार्य करते हैं कि इसमें कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प होती हैं, तो इनको भी हम 6 प्रजातियों को भी साथ में रख सकते हैं। और इसमें इस तरह से इनको रखना है कि क्योंकि ये कोई भी एक दूसरे की खाद्य श्रृंखला में नहीं आती और एक तालाब में अगर इनका हम रख के इनको पालते हैं तो कि हमारे किसान भाइयों को मुनाफा भी होता है, तालाब भी हमारा नियंत्रण में रहता है। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर इन 6 प्रजातियों की संख्या की हम बात करते हैं तो ऊपरी सतह पे जैसे मैंने बताया कतला होती है और सिल्वर कार्प होती है, जिनको कि 20-20% हम ले सकते हैं। 20% कतला, 20% जो होगा वो हम सिल्वर कार्प लेंगे। संख्याओं में अगर हम देखें तो 2000 करीब कतला, 2000 सिल्वर कार्प, बीच की सतह में रोहू 15% और ग्रास कार्प 15%, यानी 1500
और निचली सतह में भी 1500 और 1500, जिसमें मृगल और कॉमन कार्प आएगी। इस तरह से एक हेक्टेयर का ये अनुपात में हम इन मछलियों को 6 प्रजातियों को पाल सकते हैं। मछली बीजों को जब हम हमारे हैचरी यूनिट से जब स्पॉन को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय कुछ सावधानियों को हमको बरतना है, चाहे वो स्पॉन हो, चाहे फ्राई हो, चाहे फिंगरलिंग हो, क्योंकि उनको हैचरी से या एक स्थान से, छोटे स्थान से दूसरे स्थान लेके जाते हैं, या हमारे किसान भाई जैसे हमारे मछली का जो प्रक्षेत्र है वहाँ से लेके जाते हैं, तो ज़रूरी है कि जब वो लेके जाएं तो अच्छे से उनको पॉलीथीन बैग में पानी और ऑक्सीजन की मात्रा में उनको लेके जाएं। कहीं से ऑक्सीजन लीक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा घर्षण नहीं होना चाहिए। और जब वो तालाब में उनको डालते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि पैकेट को खोलने के बाद थोड़ा सा पानी हमारे जो बैग होता है उसमें अंदर बाहर थोड़ा सा होने जाए, यानी जो हमारे तालाब का पानी है वो हल्का सा अंदर बैग में लें, धीरे धीरे उसको मिक्स करें। इसके बाद वो पूरा के पूरे जो बच्चे हैं वो तालाब में छोड़ दें, जिससे कि उनको स्ट्रेस ना हो। टेम्परेचर अलग हो सकता है, पानी की क्वालिटी अलग हो सकती है 2 जगह की, बहुत तो नहीं पर हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। और मछली का पालन जो है अगर हम करते हैं तो एग्रीकल्चर के साथ भी कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर के साथ भी, और अन्य जो हमारे लाइफ स्टॉक है एनिमल्स उनके साथ भी कर सकते हैं। तो किसान इनको अपना के मछली पालन को अपनी आय दुगनी कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 5011512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।